वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्लास के लिए हम लोग जो कोर्स चालू किए थे उसमें बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। अब क्लास जारी रहेगा। आज का टॉपिक हम लोग का है पाचन तंत्र। पाचन भोजन का होता है। चूँकि जीव जंतु को जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा जो है भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन के क्रिया के दौरान होता है। अब भोजन पहले टूटता है सूक्ष्म अणु में, जो पाचन का क्रिया है। अब इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। कई ग्रंथि हैं जो एंजाइम निकालते हैं और कई अंग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा ब्यौरा विवरण हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग भोजन का बात करेंगे, जिसका पाचन होता है, ऊर्जा देता है और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। भोजन का उद्देश्य क्या है, भोजन के कार्य क्या हैं, ये सारा जानकारी लेंगे। लेकिन पहले जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग विधि है भोजन ग्रहण करने की। तो हम अपना हेडिंग बनाएंगे, पोषण एक टर्म है, न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करने की विधि। मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। भोजन ग्रहण करने की विधि यानी पोषण को मुख्य रूप से दो भाग में बांट दिया गया। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ और परपोषी हेटेरोट्रॉफ। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। जो भोजन नहीं बनाते हैं उसको परपोषी, माने दूसरे पर आश्रित होते हैं। स्वपोषी वाला जीव जो है वो दो प्रकार का होता है। एक है फोटो ऑटोट्रॉफ। वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है इसके उदाहरण हैं। हरे पौधे। ऑटोट्रॉफ का दूसरा पार्ट है केमो ऑटोट्रॉफ, जो केमिकल क्रिया द्वारा अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं। इसका उदाहरण ले रहे हैं, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया इत्यादि। आयरन बैक्टीरिया फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है ऊर्जा के रूप में, जिसको वो ग्रहण करते हैं। सिंपल जीव है। तो इस तरह से एक तरफ ऑटोट्रॉफ हो गया, ऑटोट्रॉफ का पालन करने वाला ऑटोट्रॉफिक कहलाया, स्वपोषी जीव। दूसरे तरफ हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ को कई भाग है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग में बांट दिया गया है। एक है मृतोपजीवी, सैप्रोट्रॉफिक। दूसरा है परजीवी, पारासाइटिक। तीसरा है समपोषी, होलोजोइक। मेनली 3 टाइप्स, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक, पारासाइटिक एंड होलोजोइक। अब हम लोग इसको डिटेल करें कि सैप्रोट्रॉफिक है क्या, पारासाइटिक है क्या। सैप्रोट्रॉपिक जीव कुछ ऐसे जीव हैं
जो अपने शरीर से एंजाइम निकालते हैं। ये जीव है, अपने शरीर से एंजाइम निकाला। ये भोजन है, फूड मॉलिक्यूल है। अब इस एंजाइम से इस भोजन को ब्रेक करेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा और तब इसका अवशोषण करेगा, यानी शरीर के बाहर पाचन करेगा। ध्यान देना है कि शरीर के अंदर पाचन नहीं हो रहा है। उस कार्बनिक पदार्थ, अवशेष, डेड बॉडी, मल मूत्र, भोजन के अंश, ये सब आते हैं। ऐसे जीवों में जो उदाहरण है, कुछ बैक्टीरिया और कवक हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई, कवक। इस क्रिया को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है, डिकम्पोजिशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ भी होगा उसका डिकम्पोजिशन होगा, इनऑर्गेनिक का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो ही लेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब ये ब्रेक किया, ब्रेक करके इनगल्फ किया, एब्जॉर्ब किया। दूसरा जीव है पैरासाइटिक, जहां पर पचा हुआ भोजन है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसको सीधे ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पैरासाइटिक जो है वो डाइजेशन नहीं करता, वो पचा हुआ भोजन ही शेयर करता है। ये पैरासाइट का जो रिलेशन है वो गेस्ट और होस्ट का रिलेशन होता है। पैरासाइट एज ए गेस्ट है और जिसके ऊपर ये पैरासाइट है वो होस्ट है। अब होस्ट के यहाँ रहता है, ये उसी का खाता है और कुछ हिस्सा ले लेता है। तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे होलोजोइक। होलो माने कंप्लीट होता है, कि ऐसा जीव जो भोजन, फूड है, ये को शरीर के अंदर ले जाता है और ले जाने के बाद एंजाइम से डाइजेस्ट करता है और शरीर के अंदर ही एब्जॉर्प्शन करता है। यानी पाचन यहाँ शरीर के अंदर हो रहा है, यानी फूड मॉलिक्यूल को अंदर ले गया, अंदर ही पचाया। ये फूड मॉलिक्यूल को बाहर पचा रहा है, दोनों में अंतर है। अब ये अंदर ले गया, अंदर ही पचाया। इसका उदाहरण जो है अमीबा से मनुष्य तक, हम लोग भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं कि भोजन को इनगल्फ करते हैं, अंदर ले जाते हैं, अब उसके बाद चबाते हैं, निगलते हैं, पाचन होता है। तो वो प्रक्रिया हर जगह देखा जाएगा। बीच बीच में कुछ अपवाद आएंगे, लेकिन अमीबा से जितने भी जीव हैं मनुष्य तक, सब में लगभग उसी तरह से पाचन होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है कई चरणों में पूरा होते हैं। अब उसका चरण हम लोग यहाँ देख लें, फिर आगे का बात करेंगे। होलोजोइक निम्न चरणों में पूरा होती है। इसका स्टेप है, पहला है इंजेक्शन, हिंदी वर्ड है अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, हिंदी वर्ड है पाचन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, हिंदी वर्ड है अवशोषण। चौथा स्टेप है इजेशन, हिंदी वर्ड है मल त्याग। और इसका पांचवा आखिरी स्टेप है एसिमिलेशन, हिंदी वर्ड है स्वांगीकरण। अब इसको समझेंगे हम लोग। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें जीव पूरे भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर ले जाते हैं और शरीर के अंदर ही पाचन का क्रिया करते हैं, शरीर के अंदर ही एंजाइम निकालते हैं और भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं।
बैक होते हैं हम लोग होलोजोइक समपोषी, होलो माने कंप्लीट, फूड को ले जाना। तो पहला विधि क्या हुआ, इंजेक्शन अंतर्ग्रहण, कि हम लोग हाथ से भोजन को पकड़कर माउथ कैविटी में ले जाते हैं, अंतर्ग्रहण। उसी प्रकार हाइड्रा हो, मछली हो, तिलचट्टा हो, कोई भी जीव करता है। दूसरा स्टेप है पाचन, जो हमारा चैप्टर है, इसको डिटेल करेंगे आगे। एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत के दीवार द्वारा मेनली भोजन के अणुओं का अवशोषण होता है। जो भोजन नहीं पचता है बड़ी आंत के आखिरी भाग एनस से निकल जाता है। अब एक टर्म है एसिमिलेशन, जिसको यहाँ पर समझेंगे कि पाचन क्रिया के बाद भोजन का अणु जो है वो सूक्ष्म अणु में कन्वर्ट हो गया। सूक्ष्म अणु में कौन कौन रहेगा, तो ग्लूकोज, साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब सूक्ष्म अणु हैं। अब ये पचने के बाद अवशोषित हो गया, अवशोषित होने के बाद कहाँ चला गया, तो ये ब्लड में चला गया। अब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में। अब ब्लड के थ्रू ये हर सेल को प्रोवाइड करेगा, सेल में चला गया। अब एक सेल का कल्पना किया जाए कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में 70% वाटर है, उसके अलावा जो कंपोजिशन हमारे बॉडी का है वो सब पाया जाता है। तो ये जो भोजन के अणु हैं ये नॉन लिविंग है, अजीवित है। विटामिन है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, यदि यहाँ रख दें तो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाए तो वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन लिविंग फूड मटेरियल का लिविंग में कन्वर्सन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। यानी अजीवित पदार्थ सेल के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी का पार्ट बन जाता है, जीवित में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे बॉडी भी केमिकल का बना हुआ है, तो अजीवित का जीवित में कन्वर्सन ही एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। पाचन पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पाचन किसका होता है, तो भोजन का होता है। तो पहले हम लोग भोजन के बारे में जानकारी लें कि भोजन का अवयव कौन कौन है, पचने के बाद क्या बन जाता है, कितना ऊर्जा निकलता है इत्यादि। भोजन के अवयव में कंपोनेंट ऑफ फूड्स और पचने के बाद एक लिस्ट बनाएंगे। भोजन के अवयव और पचने के बाद। पहला लेंगे कार्बोहाइड्रेट, पचने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। दूसरा प्रोटीन, पचने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। तीसरा फैट, ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट का हिंदी वर्ड है खनिज लवण। और छठा है वाटर। अब ये 6 अवयव का लिस्ट हम जारी किए हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। अब इस 6 अवयव में हम 2 भाग बांटेंगे। कॉर्नर पर दो, 1, 2, 3 जो है ये सूक्ष्म अणु हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और 4, 5, 6 जो है
ये बृहत अणु है, बड़े आकार के अणु है। अंग्रेजी है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पचने के बाद जो ये 3 बच रहा है, ये भी सूक्ष्म अणु है, माइक्रो है। भोजन में 6 अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर। अब हम लोग एक चीज जानकारी लें कि हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई जो है कोशिका है, कार्यात्मक इकाई भी कोशिका है। हम लोग जो भी जैविक क्रिया करते हैं, श्वसन कोशिका के द्वारा भी होता है, परिवहन, उत्सर्जन। तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कोशिका भी भोजन ग्रहण करेगा। तो कोशिका के झिल्ली में छिद्र होता है। अब इस छिद्र से सूक्ष्म अणु तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन बृहत अणु प्रवेश नहीं कर पाते। साइज इसका बड़ा है, ये सेल है मान लिया जाए। तो भोजन में जो बृहत अणु है, बड़े अणु है, उसको, एक सेकंड, यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया है थोड़ा सा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बृहत अणु मैक्रो, इसको सूक्ष्म अणु माइक्रो। यहाँ करेक्शन कर लेंगे, उल्टा हो गया था। ये 1 2 3 बृहत है, 4 5 6 सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है वो शरीर में तो सेल में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन बृहत जो है सेल में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए जो बृहत है उसको तोड़कर सूक्ष्म अणु में बदला जाता है। दूसरी ओर 4 5 6 सूक्ष्म अणु है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। का मतलब हुआ कि 1 2 3 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो एंजाइम की सहायता से तोड़ेंगे, उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे। और 4 5 6 को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? तो ये सूक्ष्म अणु है। अब 1 2 3 को तोड़ते हैं एंजाइम के द्वारा, डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी निकलेगा। निष्कर्ष निकला कि 1 2 3 से एनर्जी निकलेगा, 4 5 6 से एनर्जी नहीं निकलेगा। का मतलब क्वेश्चन के रूप में आएगा कि निम्न किससे ऊर्जा नहीं निकलती? तो आंसर हो जाएगा विटामिन्स, मिनरल, साल्ट, वाटर। ऊर्जा जब भी निकलेगा 1 2 3 से निकलेगा। कितना निकलेगा इसका हिसाब लेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न हम देंगे। भोजन के अवयव पचने के बाद अवयव में हम 6 लिस्ट बनाए, जिसमें 3 जो है बृहत है और 3 जो है सूक्ष्म है। तो जो बृहत है उसको सूक्ष्म में बदल दिया गया। तो बृहत को सूक्ष्म में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको पाचन का डिफिनेशन मिला कि पाचन एक भौतिक, रासायनिक, फिजियोकेमिकल क्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित बृहत अणुओं को तोड़कर सूक्ष्म अणुओं में बदल दिया जाता है। Digestion is a physiochemical process in which macromolecules are broken down into micromolecules. फिजियोकेमिकल, वहां भी क्वेश्चन है कि पाचन कैसी क्रिया है। एक भौतिक भी क्रिया भी है और एक रासायनिक भी क्रिया है। इसको समझेंगे। भौतिक क्रिया का मतलब किसी वस्तु को हम हाथ से तोड़ें, हथौड़ा से तोड़ें, दांत से तोड़ें, जीभ से चबाएं, ये फिजिकल प्रोसेस है।
और जब उसको हम बॉन्ड को तोड़ें तो वो केमिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस हम लोग दांत के द्वारा संपादित करते हैं, अलग अलग जीव में अलग अलग संरचना है। केमिकल प्रोसेस में हम ले जाएंगे एंजाइम, कि डाइजेस्टिव एंजाइम है जो उसके बॉन्ड को तोड़ते हैं, वो केमिकल डाइजेशन हुआ। तो एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। लेकिन मेनली हम रासायनिक पाचन का बात करेंगे, जिसमें कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन के लिए अलग है, फैट के लिए अलग है, चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन सुन ले तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा कि खिलाड़ी को दौड़ने के बाद ग्लूकोज का शरबत दिया जाता है। ग्लूकोज का शरबत दिया जाता है, क्यों? आंसर होगा कि ग्लूकोज सूक्ष्म अणु है। यहाँ पर कैटेगरी हम किए थे। ग्लूकोज इज ए माइक्रोमोलिक्यूल। ग्लूकोज सूक्ष्म अणु है, इसलिए ग्लूकोज को पचाने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म को पचाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पचता है। तो सूक्ष्म है तो इसलिए जैसे हम लेंगे तो हमारे आंत में ऑब्जर्व हो जाएगा और एनर्जी रिएक्शन में चला जाएगा, कुछ देर में एनर्जी देना शुरू कर देगा। दूसरा प्रश्न है कि खिलाड़ी को दौड़ने के तुरंत बाद कौन सा पेय पदार्थ देनी चाहिए? बिवरेज पेय पदार्थ देनी चाहिए। चॉइस में लगाता है कार्बोहाइड्रेट पहला चॉइस, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन। कौन सा पेय पदार्थ देनी चाहिए? तो हम जान रहे हैं कि विटामिन से ऊर्जा नहीं निकलेगा, फैट के डाइजेशन में टाइम लगेगा। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मीन्स सिंगल यूनिट इसमें रहता है। ग्लूकोज में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। ज़्यादातर हम लोग ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा कि कौन सा पेय पदार्थ देनी चाहिए। देना चाहिए ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज चॉइस में नहीं है। ग्लूकोज के बिहाफ में जो चॉइस बना है वो कार्बोहाइड्रेट बना है। अब हम लोग ये देखें कि किससे कितना ऊर्जा निकलती है। क्योंकि ऊर्जा जब भी निकलेगा तो 1 2 3 से, 4 5 6 से ऊर्जा नहीं निकलेगा। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी और फैट से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब 3 डाटा हमारे पास मिल गया कि कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा, प्रोटीन से कितना ऊर्जा, फैट से कितना ऊर्जा। अब प्रश्न देगा कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तीन चॉइस हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट आंसर होगा? इसलिए कि हम लोग भोजन में अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लगभग 70%। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है कहाँ से मिलती है, तो अब आंसर हमारा हो जाएगा फैट। क्योंकि क्या हम ज़्यादा खाते हैं इससे मतलब नहीं है, प्रति ग्राम किससे ज़्यादा मिल रहा है ये हमको देखना है, यानी फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसको लगाओ ढक्कन। ऊर्जा
विटामिन से नहीं मिलेगा, मिनरल साल्ट से नहीं मिलेगा, वाटर से नहीं मिलेगा, एंजाइम से नहीं मिलेगा, हार्मोन से नहीं मिलेगा। ये ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। ऊर्जा जब भी देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कितना ऊर्जा देगा इसका हिसाब हो गया। अब हम लोग इसी हिसाब से भोजन को ग्रहण करते हैं कि ज़्यादा मात्रा हमको कार्बोहाइड्रेट का चाहिए, तो लगभग भोजन का 70% भाग हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा का डिमांड है वो 2200 से 2400 कैलोरी पर डे है। तो उसका हिसाब को हम देखें, वहाँ से ही प्रश्न आया है। कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम हमको मिल रहा है 4.1, तो 400 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट हम डेली लेते हैं तो 4 चौक 16 लगभग में ले लेते हैं कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है। प्रोटीन लिया जाए 125 ग्राम, 4 से गुना कर देंगे तो 500 कैलोरी हो जाएगा। फैट ले लें 30 से 50 ग्राम पर डे है, बीच का अंक लेंगे 40, 9 से गुना करेंगे लगभग 450, जोड़ेंगे 50, 2550 कैलोरी के लगभग ऊर्जा आ रहा है। ये दैनिक आवश्यकता हमारा है। गर्भवती महिला को 300 कैलोरी पर डे ज़्यादा लेना है। बच्चे को 15 साल तक 1500 कैलोरी पर डे लेना है। कोई लेबर का काम कर रहा है, श्रमिक है, तो उसको 300 कैलोरी पर डे ज़्यादा लेना है। ये डाटा हो गया हमारा। यदि हम ऊर्जा बैलेंस लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि ज़्यादा या कम लेंगे तो शरीर अस्वस्थ होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब एक टर्म हमारे पास है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। जब हमको बैलेंस डाइट ना मिले तो कुपोषण का हिसाब है। कुपोषण को 2 भाग में बांट दिया गया। एक है अति पोषण, दूसरा है न्यून पोषण। अति पोषण ओवर डाइट, ओवर डाइट के कारण मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा रहेगा। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर रेगुलर इंक्रीज रहता है। ये सब ओवर डाइट है। लेस डाइट का बात करें तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होगा। पहला क्वाशीओरकर, हिंदी अंग्रेजी दोनों है। दूसरा मरासमस। क्वाशीओरकर और मरासमस जो है बच्चे में बीमारी है 1 से 3 साल, 3 से 6 साल, जिसमें स्किन स्केली हो जाता है, बाल का रंग सुनहला हो जाएगा,
हाथ पैर पतला हो जाएगा, पेट में स्वेलिंग होगा। गरीब बच्चा को देख सकते हैं, ऐसा बीमारी है, एक क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोषक तत्व की कमी से जो भी बीमारी है वो सब इसमें कुपोषण में आ जाएगा। पोषक तत्वों की कमी से रोग। अब कौन कौन पोषक तत्व है? तो विटामिन के कमी से, हार्मोन का कमी से, आयरन के कमी से, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, डॉट डॉट कर देते हैं। आगे चैप्टर में हम इसको चर्चा करेंगे कि किसके कमी से कौन सा बीमारी होता है। कुपोषण से बचने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार क्या है? तो वैसा भोजन जिसमें सभी अवयव, ऑल कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंट, मौजूद हों, तथा जिससे दैनिक ऊर्जा की पूर्ति हो जाए। संतुलित आहार कहलाता है। दो कंडीशन अप्लाइड है कि वैसा भोजन लें जिसमें सभी कंपोनेंट जो भी है वो 1 से 6 हम दिए थे, विटामिन कई प्रकार का, मिनरल कई प्रकार का मौजूद होना चाहिए, और इतना भोजन लें कि डेली ऊर्जा जो हम खर्च करते हैं उसका कंपनसेशन हो जाए। दो कंडीशन लागू है। अब इससे हम एक प्रश्न लेंगे कि कौन सा भोजन संतुलित है या कौन नहीं है। एक सिंपल सा प्रश्न है कि निम्न में कौन संतुलित आहार की श्रेणी में आता है? संतुलित आहार की श्रेणी में आता है पहला चॉइस दूध, दूसरा केला, तीसरा अंडा, चौथा मिश्रित भोजन। इसका आंसर होगा मिश्रित भोजन, मिक्स्ड डाइट। दूध में विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है। इन संतुलित का कंसेप्ट है कि सभी चीज मौजूद हो। नो सिंगल डाइट इज बैलेंस्ड डाइट बट मिक्स्ड डाइट इज बैलेंस्ड डाइट। दूध में नहीं है लेकिन दूध केला मिला देंगे तब बैलेंस हो जाता है। अंडा भी बैलेंस नहीं है, विटामिन सी का कमी है अंडा में। मिश्रित भोजन, मिक्स डाइट ही संतुलित होता है, यानी कई तरह के अवयव हम लें तब जाके बैलेंस होगा। कोई एक प्रकार का भोजन लेंगे तो हमारे शरीर में कुपोषण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी, जिससे कई बीमारी उत्पन्न होगा। तो ये भोजन के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब अगले क्लास में हम लोग एंजाइम सिस्टम पर चर्चा करेंगे और मनुष्य में पाचन अंग को देखेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से पाचन अंग हैं, उसका क्या रोल है, उसके संरचना को देखेंगे और पाचन क्रिया में वो कैसे रोल करता है। इसके साथ ही आज का चैप्टर यहीं समाप्त होगा। फिर अगले क्लास का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।